हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम ऑडिट का रिवीजन कर रहे थे, तो ऑडिट के रिवीजन में जो जनरल टॉपिक्स थे उसका रिवीजन हमने कर लिया है। अब से हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 किस बेसिस पर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, दैट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। आपके एथिक्स क्या होने चाहिए, आपके सिद्धांत क्या होने चाहिए लाइफ में। आप बोलते हो ना, मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, पेरेंट्स की बात मानूंगा, ड्रिंक नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं। ऐसे आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? हाँ, अच्छे सिद्धांतों को अच्छा बोला जाता है, जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते उनको ख़राब बोला जाता है। ऐसे है ना, बोलते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे ही इंस्टीट्यूट में भी, आईसीआई में भी कुछ एथिक्स फॉलो करे जाते हैं, जिस एथिक्स फॉलो करने से एक डेकोरम मेंटेन होता है। उस डेकोरम में फिर ये रहता है, हाँ, कि क्या होता है ना, पर्सन क्या है, अपना एक वो मेंटेन करता है, क्या कहते हैं, डिग्निटी। उस डेकोरम से की वजह से हम सबको डिग्निटी मिलती है। जैसे हम चार्टर्ड हैं, तो हम चार्टर्ड को एक डिग्निटी तब मिलती है जब हम उस एथिक्स को फॉलो करके उस डेकोरम को मेंटेन करते हैं, राइट? तो ये चीज़ होती है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए, एथिक्स बना दिए। ठीक है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इससे रिवीजन, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है? सबसे पहले आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप इतना बड़ा, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो सबसे अपने ऊपर प्राउड फीलिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इंस्टीट्यूट पे भी प्राउड फील करते हैं। कैसे? क्योंकि इंस्टीट्यूट का मोटो देखो क्या है, या ऐशा सुप्तेषु जागृति। वर्ड से समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, पर चलो क्लियरली बता देते हैं। दीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम कठोपनिषद। एक उपनिषद होता है, इसका नाम है कठोपनिषद। एंड इन इट डोनेट्स, इंग्लिश में अगर समझाया जाए, इटर्नल विजिलेंस। हर वक्त, इटर्नल मतलब फॉरएवर, कभी ख़त्म ना होने वाली, रुकने ना वाली, मरने ना वाली। विजिलेंस मतलब अवेकनिंग, है ना? तो ऐसे हम स्पिरिचुअलिटी में तो पढ़ते हैं, पर यहाँ पे लिखा है तो अवेकनिंग व्हेन द वर्ल्ड अस्लीप। जब सारी दुनिया सो रही हो तो हम जाग रहे हो, मतलब हमारी अवेकनिंग हो रही हो। तो देखो आगे क्या लिखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज प्रोफेशनल्स आर एंगेज इन बिल्डिंग ट्रस्ट। लोगों में ट्रस्ट बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं, टू वास्ट द वेराइटी ऑफ यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स में, वेदर वो शेयर होल्डर हो, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, इन्वेस्टर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो और अदर्स हो। विच इम्पोजेज अ पब्लिक इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उनके ऊपर क्या इम्पोज करती है? आप सीईओ हो ना, तो भैया आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपकी एक गलत फैसले से, एक गलत हरकत से, एक गलत बात से, या कोई हर किसी भी चीज़ से, किसी भी डूइंग से, किसी भी वर्ड से आपकी पूरी की पूरी सीए फ्रेटर्निटी की इमेज ख़राब हो सकती है। इसलिए आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो ऑन देयर प्रोफेशन। लाइक अदर प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव ऑल्सो सम सेट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कुछ सिद्धांत होते हैं जो उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो दिस कोड ऑफ एथिक एस्टैब्लिश द एथिकल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आगे देखो, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ईदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, चाहे आप अपनी प्रैक्टिस खोल के बैठे हो या जॉब कर रहे हो, सर्विस में हो, हैज़ टू अबाइड बाय दीज एथिकल बिहेवियर। आपको ये एथिकल बिहेवियर फॉलो करना ही पड़ेगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कुछ फंडामेंटल, जैसे कहते हैं ना, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि ये आपके वो बन जाते हैं, खून में उतर जाते हैं, फंडामेंटल हैं, वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। ठीक है, अपनी जॉब्स परफॉर्म करते वक्त। आगे, एनी डेविएशन, कोई भी गलती हुई, इनसे आप भटके, फ्रॉम द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटके, तो ये आपकी तरफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर आएगी। अगर आपको बोला कि आप यूज़र की इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करेंगे और आपने कर दी, तो भैया आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। तो दैट इज़ द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म और एक्शन अगेंस्ट दी चार्टेड अकाउंटेंट। इसलिए भैया आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि सारे यूज़र्स आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके एक एक शब्द पे, आपकी हरकत पे, आपकी डूइंग पे, आपके देखने, बोलने, चलने फिरने, बात करने के हर ज़रिए से पता चल जाता है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये मतलब नहीं तो टाई सूट पहन लिया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, स्टाइलिश बाल बना लिए, है ना, प्रोफेशनल कपड़े पहन लिए, फटाटेदार इंग्लिश बोली। दैट इज़ नॉट व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ द पर्सन हु फॉलोज द कोड ऑफ एथिक्स टू रिप्रेजेंट इट फ्रेटर्निटी। आप एक फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स।
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपके जन्मसिद्ध अधिकार क्या क्या हैं या जन्मसिद्ध बातें क्या हैं जो आपको फॉलो करनी है. सो दीज प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड इन दिस कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीआईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया. अब देख लो नीचे आपके पास ड्राइंग में दे रखे हैं. इंटेग्रिटी मतलब सच बोलना है, सत्य, आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो भी आप बोलो आप उस पर विश्वास करने पाते होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब सही काम होना चाहिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ऐसे नहीं झूठ बोलते हुए फिर रहे हो मैं सीए हूँ पर आप सीए नहीं हो, डिग्री है नहीं है आपके पास, है ना. ड्यू केयर मतलब पूरी एहतियात बरतनी है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने अभी आपको बोला कि आपको कोई भी बात लीक नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को बहकाना नहीं है ना. चिट फंड वगैरह में लोग कर लेते हैं कई बार कि हम तो सीएज हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमें पैसा दो हम करेंगे आगे. सो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट एंड दिस हैम्पर्स द इमेज ऑफ इंस्टीट्यूट. आप अपने इंस्टीट्यूट की इमेज के हैम्पर करके ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसे एक ऑडिटर, एक चार्टर्ड, एक एडवाइस, एक कंसल्टेंसी गलत होते ही सारे फ्रेटर्निटी की नाक कट जाती है, सब उसको गलत नज़रों से देखते हैं. एंड लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर. आपके बिहेवियर से पता चल जाता है कि आप सी हो. मैंने आपको पहले ही कहा था, आपके चलने बोलने बात करने देखने के ढंग से, व्यवहार करने के ढंग से, है ना, तो इन सब ढंग से आपको पता चल जाएगा कि भैया आप सीए हो कि नहीं हो. और ये टाई सूट भूल जाओ, एक नॉर्मल शर्ट पैंट का व्यक्ति भी सीए होगा और देखना इतना बढ़िया होगा कि आप उसकी पर्सनैलिटी देखते रह जाओगे. इट्स नॉट अबाउट कि आप टाई सूट पहनते हो, बिग फोर में काम करते हो, बहुत बढ़िया सैलरी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है. नो नो, दिस इज़ नॉट व्हाट सीए इज़ ऑल अबाउट. सीए इज़ ऑल अबाउट टू गिव द राइट एडवाइस इन टू द राइट डायरेक्शन टू लीड अ राइट लाइफ, अ राइट वे ऑफ डूइंग इट. टैक्सेशन है, सही टैक्स प्लानिंग करना सीए का काम है. ज़बरन झूठ बोल बोल कर छुपा छुपी करके ये काम नहीं है भैया सीए का, राइट. सो आपको भी इमेज गलत नहीं बनानी है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट मैंने अभी आपको बता दिया कि बेसिक के बारे में. अब यहाँ से शुरू हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. देख लो आप ये वाला लेफ्ट पोर्शन आप देख लो, अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं. ये पार्ट है मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आप प्रैक्टिस में काम कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला पोर्शन है, ठीक है. इसको आपको ध्यान से पढ़ना है. इनके लिए आप बात देखो आगे क्या बोल रहे हैं. इनके लिए कह रहे हैं मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है, ये आप काम नहीं कर सकते फ्रॉम यूजिंग अ डेजिग्नेशन अदर देन चार्टेड. अब चार्टेड अगर आप प्रैक्टिस में हो, इसका मतलब आप फर्म चला रहे हो, है ना, फर्म चला रहे हो, आप पार्टनरशिप फर्म में हो ना. तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में, तो आप कोई और डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, अदर डेजिग्नेशन. जैसे कि हो तो काम तो सीए का कर रहे हो, डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हो सीएफए की, एमबीए की, फलाना की, कुछ की, तो अदर देन नहीं यूज़ कर सकते. देखो ये लिस्ट है इसकी, ठीक है, 1 2 3 4 करके. अब हम लिस्ट वाइज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आराम आराम से लिस्ट को देखते हैं. सबसे पहला, द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आर नाउ परमिटेड टू यूज़ द वर्ड सी एस प्रिफिक्स. अपने नाम के आगे यूज़ कर सकते हो, ये तो बढ़िया बात है, ये तो सभी चाहते हैं. एक बार रिजल्ट आया नहीं, सब सोशल मीडिया पे जाकर अपने स्टेटस में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फलाना फलाना बड़े बड़े मैसेज लिख देते हैं, उसे पता चल ही जाता है. तो प्रिफिक्स लगाना अलाउड है बिफोर देयर नेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट दे आर इन प्रैक्टिस और नॉट. अगर आप प्रैक्टिस में हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप सर्विस कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई कंसल्टेंसी में दे रहे हो या कोई कंपनी में हो, पर हो तो सीए ना, तो आप प्रिफिक्स लगा सकते हो. दूसरा देखो, अंडर सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बना था ये. अब मेंबर, जो मेंबर है, ठीक है, इन प्रैक्टिस मतलब मेंबर होना ज़रूरी है, मतलब बुक्स में नाम होना चाहिए, और प्रैक्टिस में है, कैन नॉट यूज़ एनी डेजिग्नेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर कैन ही यूज़ एनी अदर डिस्क्रिप्शन. ना तो कोई और टाइटल यूज़ करेगा और ना कोई डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा, जैसे अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया उसने कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ये हूँ वो हूँ, ऐसे कुछ नहीं कर सकता. वेदर इन एडिशन देयर टू और इन सब्सटीट्यूशन देयर ऑफ. बट अ मेंबर हु इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एंड डज नॉट यूज़ द डेजिग्नेशन ऑफ सीए मे यूज़ एनी डिस्क्रिप्शन. कहने का मतलब ये है, आप दो तरीके निकाल लो. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई और डेजिग्नेशन नहीं यूज़ कर सकते, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप डेजिग्नेशन यूज़ कर सकते हो. तो ठीक है, ये चीज़ याद कर लो बस, सिंपल. उन्होंने बोला अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते. ये देख लो, है ना, डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते, वाइट वाला पोर्शन नहीं यूज़ कर सकते अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो. और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मेंबर हो पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये रहा हु इज़ नॉट अ प्रैक्टिस, बट फिर डिस्क्रिप्शन यूज़ करने जैसी बात नहीं है, वो यूज़ कर सकते हो. डज नॉट यूज़ द डिस्क्रिप्शन, आप सीए नहीं यूज़ कर रहे, कोई बात नहीं, आप कोई और यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई.
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, नेवरदलेस अ मेंबर इन प्रैक्टिस में यूज़ एनी अदर लेटर्स, वो नाम यूज़ कर सकता है, लेटर यूज़ कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग द मेंबरशिप, जो उसकी मेंबरशिप को इंडिकेट करेगी, ऑफ अकाउंटेंसी बॉडीज़ विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल और द बॉडीज़ अदर देन द अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट्स, मतलब इन हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह ने, काउंसिल ने उसे अप्रूव कर रखा हो। जो आप मेंबरशिप और ये बॉडीज़ के प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ना अपने नाम के आगे, वो या तो काउंसिल ने या बॉडीज ने अदर देन अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, सो लॉन्ग एज सच यूज डज नॉट इम्प्लाई एडॉप्शन ऑफ डेजिग्नेशन और डज नॉट अमाउंट टू एडवर्टाइज और पब्लिसिटी। मतलब आप ये जो डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हैं ये तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक आप वो हासिल कर रहे हैं, पर अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट या किसी की पब्लिसिटी कर रहे हैं तो गलत है। मतलब CFA अपना कोर्स प्रमोट करने के लिए आपके नाम के आगे ज़बरन CFA या ऐसे कुछ लगवा दे तो वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे दे रखा है, दो अ मेंबर कैन नॉट डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, नहीं कह सकते आप। ही कैन यूज़ द लेटर AICWA आफ्टर हिज नेम, अपने नेम के बाद। पहले देखो आपका नाम जैसे AJ है, अब यहाँ पर क्या नाम डालना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस में हो तो यहाँ डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस में नहीं हो तो यहाँ कुछ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये वाली बात। फिर ये जो बात बोली है ना ऑल्टरनेटिव कि आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो तो वो कोर्स का नाम आप यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कोस्ट अकाउंटेंट आप पहले नहीं लिख सकते, बाद में लिख सकते हो, आफ्टर हिज नेम व्हेन ही इज़ अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, अगर मेंबर हो तो। वरना पब्लिसिटी के लिए तो हम वो भी नहीं करने देंगे आपको। क्लियर, ये तो बहुत ईजी है। प्रैक्टिस में हो तो प्रीफिक्स में CA लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप कोई और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, पर याद रहे कोई भी चीज़ किसी की एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए नहीं होनी चाहिए। फिर अगर अच्छा चलो CA तो हो, आप प्रैक्टिस में भी हो, तो कितनी ऑफिस खोल सकते हो, कितनी ब्रांचेस खोल सकते हो, इसका बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो ये देख लेते हैं 1 बाय 1, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने खोल लेते हो अभी यहाँ तक देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी दिक्कत है क्योंकि लोग झूठे झूठे ऑफिसेस खोल लेते हैं और फिर लगता है कि अरे बाप रे उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और क्लेम कर लेते हैं। तो वो क्लेम गलत ना कर लें, झूठी झूठी इमेज ना बना लें, इसीलिए नाम ना ख़राब हो जाए, इसीलिए ये चीज़ बताई गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेंटेनेंस ऑफ द ब्रांच ऑफिस। एक आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद सोचो ना, एक आपका मेन ऑफिस होगा, ये तो सोचने वाली बात है, प्लस बाकी की ब्रांचेज होंगी, है ना। क्योंकि बाकी की मेन ऑफिस तो होता नहीं है किसी का, एक जगह रजिस्टर्ड होते हो, बाकी जगह ब्रांच खोलते हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब या तो आप अपनी खोल के बैठ गए सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर आपने फर्म बना ली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, हैज़ मोर देन वन ऑफिस, एक ऑफिस से ज़्यादा है, मोर देन वन ऑफिस इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है। ईच वन ऑफ सच ऑफिस शुड बी इन द सेपरेट चार्ज, सेपरेट चार्ज मतलब उसका क्या होना चाहिए, सेपरेट मैनेजर होना चाहिए उसका, ठीक है, ऑफ द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सेपरेट चार्ज ऑफ किसका, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का, मतलब जो मैनेजर हो वो भी क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए, मतलब वो भी CA होना चाहिए। तो हम शुरू से दोबारा से एक बारी लाइन पढ़ लेते हैं, मैं सारे सबको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। देखो फिर से मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस टॉपिक है। ऑफिस में सेक्शन 27 में बोल रहे हैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो या फर्म खोल रखी हो उसने, और उसके एक से ज़्यादा ऑफिस हों इंडिया के अंदर, तो वो हर ऑफिस को, ईच ऑफिस पे क्या अपॉइंट करेगा, सेपरेट चार्ज, एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, मैनेजर अपॉइंट करेगा, जो कि क्या होगा, ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का मेंबर होगा, CA होना चाहिए। हाउएवर एग्जेम्पशन, इस बात से एग्जेम्प्ट करना, माफ़ी देना, मतलब आपको रियायत देना, एक तरीके से माफ़ी समझो, मतलब बच गए इससे। एग्जेम्पशन हैज़ बीन गिवन टू मेंबर्स प्रैक्टिसिंग इन हिल एरियाज़, जो हिली एरियाज़ में काम करें ना, सपोज़ कर लो शिमला में है, उत्तराखंड में है, ये फलाना जगहों पे हिली एरियाज़ में, तो यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये एग्जेम्पशन किनको दी गई है, हिली एरियाज़ वालों को दी गई है। तो दिस एग्जेम्पशन गिवन टू द मेंबर्स प्रैक्टिसिंग इन हिल एरिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, उनको भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं, वो कंडीशंस ये रही हैं। देखो पहला, टेम्प्ररी ऑफिसेज इन सिटी इन द प्लेन्स, अगर आपके टेम्प्ररी ऑफिसेज हैं, जैसे शिमला का बंदा दिल्ली में कर रहा है, टेम्प्ररी ऑफिस इन सिटी इन द प्लेन्स फॉर लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स तक कर सकते हो आप। तो शिमला वाले ने बहुत ठंड पड़ने की वजह से वो ऑफिस पे नहीं कर पा रहा था, तो वो दिल्ली आ गया, पर मैक्सिमम 3 महीने के लिए। तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हो प्लेन एरिया पे। हिली वाले को कह रहे हैं तुम प्लेन पर मैक्सिमम 3 महीने के लिए कर सकते हो। ये तो टेम्प्रेरी ऑफिस की बात हो गई। फिर है रेगुलर ऑफिस नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, बंद नहीं करना है आपको रेगुलर, पता चला आप बंद करके बैठ गए, नहीं, रेगुलर चलता रहना चाहिए।
नीड नॉट बी क्लोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस मतलब ऊपर वाले पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना, दिस पीरियड एंड ऑल सारे कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब दूसरे ऑफिस कैन कंटिन्यू टू बी मेड एट रेगुलर ऑफिस, ठीक है ना, जो दूसरे रेगुलर हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस थे वो कंटिन्यू टू बी मेड एट रेगुलर ऑफिस मानेंगे। तो रेगुलर ऑफिस आपको चलाना है इस पीरियड में, और जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे कैन बी कंटिन्यू एट रेगुलर ऑफिस। थर्ड पॉइंट, द नेम बोर्ड ऑफ द फर्म, फर्म का जो नाम का बोर्ड होगा, जैसे XYZ&कंपनी, या फिर आपने LLP बना लिया तो LLP, कुछ भी तो नाम होगा, तो ऑफ द फर्म इन द टेम्प्रेरी ऑफिस, सो द नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन द टेम्प्रेरी ऑफिस, जो आपने जैसे दिल्ली में मैंने बोला एग्जाम्पल दिल्ली में खोला है आपने, है ना, तो अगर आपने दिल्ली में खोला है टेम्प्रेरी ऑफिस, शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट टाइम्स अदर देन द पीरियड सच ऑफिस इज परमिटेड टू फंक्शन एज अबव, है ना। अगर टेम्प्रेरी ऑफिस जब तक खुला है तब तक तो आप नेम बोर्ड लगा सकते हो, पर उसके बाद नहीं लगा सकते। शुड नॉट बी डिस्प्लेड, नहीं करोगे उस वक्त पे, अदर देन प्रिस्क्राइब, मतलब ऊपर क्या प्रिस्क्राइब करा है पीरियड 3 मंथ्स मैक्सिमम, तो 3 मंथ्स के अदर देन मत करना, मतलब 3 मंथ्स के अलावा मत करना। सच ऑफिस इज परमिटेड, तो जब तक वो परमिटेड है तब तक तो ठीक है, जब परमिटेड नहीं है तब तक आप नहीं करोगे, राइट। ये तो ईजी था, ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम 3 महीने तक कर सकते हो, रेगुलर ऑफिस को बंद नहीं करना है, चलते रहने देना है। नेम बोर्ड आप टेम्प्रेरी ऑफिस पे लगा सकते हो उस पीरियड पे, जो क्योंकि देखो हमेशा पता है क्या नेगेटिव लैंग्वेज लिखी होगी, हमेशा लॉ में आप हमेशा पढ़ना नेगेटिव लैंग्वेज लिखी होती है। आपको पॉजिटिव वे में पढ़ना है तो पहले नॉट मत पढ़ो। देखो टेम्प्रेरी ऑफिस कब तक चला सकते हो, नेम बोर्ड लगा सकते हो जब तक परमिटेड है, पीरियड सच इज परमिटेड, तो पीरियड परमिटेड 3 महीने तक है, तो आप कब नहीं लगा सकते, नॉट टू बी डिस्प्लेस अदर देन, इसके अलावा मत लगाना। फोर्थ पॉइंट, द टेम्प्रेरी ऑफिस शुड नॉट बी मैंशनड इन द लेटर हेड, आप जो अपना लेटर हेड बनाते हो ना, यहाँ पे अपना नाम लिखवाते हो, फिर यहाँ बातें लिखते हो, फिर यहाँ पर अपना वो लिखते हो मैसेज, तो उस लेटर हेड पे उस ऑफिस का एड्रेस मत डालना, विजिटिंग कार्ड पे भी मत डालना, और किसी और डॉक्यूमेंट पे भी, एज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मेंबर, कि ये मेरा POB है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये आप नहीं डाल सकते टेम्प्रेरी ऑफिस को, स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिफ्थ पॉइंट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर, मतलब क्योंकि हिली एरियाज़ है, क्योंकि उसने क्या बोला हिली इसलिए लिया क्योंकि हिली पे विंटर होते हैं, और विंटर में कई बार घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एवरी विंटर में इट शैल बी ऑब्लिगेटरी, मानना पड़ेगा ऑन द मेंबर ऑफ द फर्म टू इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट ICI को बताएगा दैट ही और इट इज़ ओपनिंग द टेम्प्रेरी ऑफिस, कि वो खोल रहे हैं टेम्प्रेरी ऑफिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, इस दिन से, जैसे आपने कहा कि मैं 1 दिसंबर से खोल रहा हूँ, है ना, बर्फ़बारी पड़ रही है, या आपने कहा 1 जनवरी से खोल रहा हूँ, या आपने बोला मैं 1 नवंबर से खोल रहा हूँ, कभी भी पर्टिकुलर डेट आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी ओपनिंग की। एंड आफ्टर द ऑफिस इज़ क्लोज्ड एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड परमिटेड, परमिटेड वही 3 मंथ्स मैक्सिमम, तो उसके बाद आपको उस एक्सपायरी पीरियड जब भी आप उसे क्लोज़ करोगे वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा मैं एक बार पेन्स को हटा देती हूँ, दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं विथ प्रॉपर क्लैरिटी। फिफ्थ पॉइंट, बिफोर कमेंसमेंट, खुलने से पहले जब भी विंटर्स आएँ, ये ऑब्लिगेटरी है हर उस मेंबर फर्म के लिए कि वो इन्फॉर्म करेगी इंस्टीट्यूट कि वो कब उसको खोल रही है, किसको, टेम्प्रेरी ऑफिस को, कहाँ से, उस पर्टिकुलर डेट से, जो भी पर्टिकुलर डेट ऑफ ओपनिंग है, एंड आफ्टर भी बताएगी जब ऑफिस क्लोज कर दिया जाएगा एट द एक्सपायरी, क्योंकि हमेशा कब करना है आपको मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 3 महीने आपका मैक्सिमम टाइम है, तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, इससे पहले भी कर सकते हो, तो एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ परमिशन एंड इंटीमेशन टू दैट इफेक्ट शुड ऑल्सो, ठीक है ना, इसको भी करना पड़ेगा। ओपनिंग का तो करना ही करना है, क्लोजिंग का भी करना है, विल बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है ना, तो आपको इस रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाना है उसको, जिससे उन्हें इंटीमेशन मिल जाए, ओके, ठीक है। ये भी बड़ा आसान था और क्लियर हो गया हम लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये अब अलग चीज़ें, काउंसिल के डिसीजन देखो नीचे, अभी आपको इधर राइट साइड पे देखने को मिलेगा ऊपर, ये वो हैं काउंसिल ने क्या क्या डिसीजंस वगैरह लिए थे, ठीक है। हम ये भी देख लेते हैं क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर राइट साइड जाएंगे। देखो, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चार्ज ऑफ द ब्रांच ऑफ अनदर फर्म, जो भी इंचार्ज होगा ब्रांच का आपकी ऑफ अनदर फर्म, शुड बी एसोसिएट विद हिम और विद द फर्म ईदर एज अ पार्टनर और पेड असिस्टेंट। ध्यान से देखिए, अगर आपने कहीं कोई और फर्म है, उस फर्म का CA है, उस फर्म के CA को आपने अपनी फर्म, आपकी फर्म A है, ये फर्म B थी, तो B फर्म के CA को आपने A में जो आपने सेपरेट ऑफिस खोला था उसमें इंचार्ज रख लिया,
तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि वो जो CA आपने अपनी फर्म में रखा है वो क्या होना चाहिए, शुड बी एसोसिएटेड, है ना। तो ब्रांच ऑफ अनदर फर्म शुड बी एसोसिएटेड किसके साथ होना चाहिए, वो विद हिम, मतलब जिसने रखा है उसके साथ या उसकी फर्म के साथ। कैसे, एज अ पार्टनर और पेड असिस्टेंट। ठीक है भाई, पेड असिस्टेंट तो वही होते हैं कि जितना काम करोगे इतना दे देंगे, और पार्टनर वही है, पार्टनरशिप फर्म में ऐड और डीड में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप कोई भी पर्सन रखते हो जो किसी और फर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो वो या आपके साथ एसोसिएट होगा या फर्म के साथ एज अ पार्टनर और पेड असिस्टेंट। इफ़ ही इज़ अ पेड असिस्टेंट, मतलब सिर्फ पैसे के बेसिस पे उसे रखा जा रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर वो पेड असिस्टेंट है, ही मस्ट बी इन अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारे दिन वहीं काम करेगा। पेड असिस्टेंट का मतलब हो गया 100% वहीं पे काम करेगा, कहीं और नहीं कर सकता, विद हिम, उसी के साथ। हाउ एवर अ मेंबर कैन बी इन चार्ज ऑफ 2 ऑफिस। अब फिर अलाउंस दे दी कि अगर एक मेंबर है तो वो 2 ऑफिस का इंचार्ज बन सकता है, मतलब एक CA 2 ऑफिस संभाल सकता है, इफ़ दे आर लोकेटेड इन वन और द सेम अकोमोडेशन, मतलब एक ही एरिया में पास पास। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में ही 2 ऑफिस का इंचार्ज बन गया, है ना, एक मॉडल टाउन का बन गया और एक नेहरू प्लेस का बन गया। तो ये 2 एरियाज़ है ना दिल्ली में, तो इन दोनों एरियाज़ में बन गया, तो लोकेटेड इन वन और सेम अकोमोडेशन। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में इंस्टीट्यूट जो काउंसिल है उसके अपने डिसीजन है। तो आपको बात तो समझ आ गई होगी, वो पर्सन जो आपने इंचार्ज लिया है वो एसोसिएटेड कैसे होना चाहिए, तो पेड या फिर आपका पार्टनर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो पेड है तो वो फुल टाइम होना चाहिए, 100% होना चाहिए, है ना। और एक पर्सन 2 ऑफिस का होना चाहिए, पर उसकी अकोमोडेशन पास पास होनी चाहिए, सेम अकोमोडेशन। इस पे इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ें फॉलो कर रखी हैं, क्या क्या हैं हम वहाँ तक देख लेते हैं। आज हमारी क्लास फिर इस पे ओवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, ये रहा, है ना, यहाँ तक KYC से पहले पहले तक ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ हाँ, 1 पॉइंट से लेकर यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने बोला विद रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ द नेम बोर्ड। अगर आप नेम बोर्ड की बात कर रहे हो, विद द यूज़ ऑफ नेम बोर्ड, उसने उस बात की बोलते हैं काउंसिल के डिसीजंस आए हैं। काउंसिल मतलब सेंट्रल काउंसिल हो गई ना इंस्टीट्यूट की, तो उसके डिसीजन आए हैं यूज़ ऑफ द नेम बोर्ड। देयर विल बी नो बार ऑन पुटिंग अप ऑफ नेम बोर्ड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भैया इनको। इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ मेंबर जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी सोचते हो ना मेरी शान शौक हो, तो मेरा थोड़ा नाम वाम हो, पता चले लोगों को मैं CA हूँ, तो उससे आप क्या करते हो, गेट के बाहर अपना नाम पुट ऑन कर देते हो कि हाँ CA XYZ ऐसे करके। तो नेम बोर्ड इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मेंबर विद द डेजिग्नेशन ऑफ CA लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज़ अ नेम प्लेट और अ नेम बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। ध्यान से देखिएगा, आप वो जो नेम प्लेट लगाएंगे वो ऐसे नहीं लगाएंगे XYZ एंड कंपनी, सॉरी ऐसे करके नहीं लगाएंगे, XYZ एंड कंपनी करके नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत मैनर है। आपको लगाना है तो आप ये लगाएंगे CA ABC जो भी आपका नाम है ना, CA ABC, बस ये अपनी फर्म के नाम से नहीं लगाएंगे, इसलिए मना कर रहे हैं। नेम प्लेट होगी और नेम प्लेट इंडिविजुअल मेंबर के नाम से होगी, फर्म के नाम से नहीं होगी। लो अब अच्छे से बोल दिया इन्होंने, भैया फर्म के नाम से मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मत कर देना, बड़ा क्रॉस है, और यहाँ पर नाम के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड, ये जो एग्जेम्पशन है ना ग्रांट कर सकते हैं टू द मेंबर और द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू हैव अ सेकंड ऑफिस विदाउट सच सेकंड ऑफिस बीइंग अंडर द सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन जो इस बात की बोली है ना कि नेम बोर्ड की, तो ये एग्जेम्पशन आपको ग्रांट कर देंगे, मतलब यहाँ पर आप अपने ऑफिस का बोर्ड लगा सकोगे। कब, जब आपको सेकंड ऑफिस है आपके पास, पर सेकंड ऑफिस क्या है, विदाउट सच सेकंड ऑफिस। अगर ये सेकंड ऑफिस आपके पास नहीं हुआ, बीइंग अंडर द सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर, ये किसकी है, विदाउट सच सेकंड ऑफिस बीइंग अंडर, हाँ बिना इसके जो सेकंड चार्ज है ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना, मेंबर के इंस्टीट्यूट की, प्रोवाइडेड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब एग्जामेशन दे देंगे उन चार्टर्ड को जो प्रैक्टिस में है और जिनका सेकंड ऑफिस है, और बिना इस सेकंड ऑफिस के काम नहीं चलेगा और वही मेंबर संभालता है ना। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला, द सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड इन द सेम प्रमाइसेस, वो सेम ही बिल्डिंग में होना चाहिए, समझ गए ना आप मेरी बात। जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग में एक ऑफिस है, नीचे वाले में रेजिडेंस था, उस रेजिडेंस को आपने अपना ऑफिस दिखा लिया, तो जो सेकंड ऑफिस है वो सेम प्रमाइसेस में होना चाहिए इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो सेम बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना। तो सेम बिल्डिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को, तो सेम प्रोमाइसेस है जहाँ पे पहला है। दूसरा, द सेकंड ऑफिस इज़ लोकेटेड इन सेम सिटी, दूसरी सेम सिटी में होना चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बंदे संभाल सकते हैं। इन विच द फर्स्ट ऑफिस लोकेटेड, कोई बात नहीं, मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दे दिया था, ठीक है। तो ऊपर नीचे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है।
एक ही सिटी में है तो प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड, सेकंड ऑफिस इज़ लोकेटेड विद इन द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे से फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी। जैसे ये दिल्ली है, ये जो मैंने रेड बनाया है ये उसकी दिल्ली के म्यूनिसिपल लिमिट है, इस लिमिट से 50 किलोमीटर कैलकुलेट करो। अगर इस 50 किलोमीटर के अंदर है इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज़ लोकेटेड, तो फर्स्ट ऑफिस यहाँ लोकेटेड है और दूसरा ऑफिस सपोज करो यहाँ लोकेटेड है, तो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए जहाँ पर आपकी म्यूनिसिपल लिमिट शुरू होती है ना, ख़त्म होती है। तो यहाँ म्यूनिसिपल लिमिट ख़त्म हुई, इसका 50 किलोमीटर ये रहा और इस दायरे के अंदर दूसरा ऑफिस यहाँ है और पहला यहाँ पर है, तो ये अलाउड है। पर अगर 50 को क्रॉस कर गया तो अलाउड नहीं है। सपोज़ करो ऐसा कर लो ना, जैसे दिल्ली में है तो करोल बाग में आपका एक ऑफिस है और दूसरा ऑफिस आपका गुड़गांव में है। अब गुड़गांव तो दिल्ली से बाहर है, अब दिल्ली के बाहर है पर वो 50 किलोमीटर के अंदर है, तो केबी भी अलाउड हो गया, गुड़गांव भी अलाउड हो गया, राइट। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज की क्लास का, क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं देखो, अ मेंबर हैव टू ऑफिसेज, दो ऑफिस हो सकते हैं, ऑफ द टाइप रेफर टू अबव शैल हैव टू डिक्लेयर, उसे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच ऑफ द टू ऑफिस इज मेन। बस हाँ, इंस्टीट्यूट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये तो आपके दो ऑफिस हो गए एक ही बिल्डिंग में, या फिर हाँ सॉरी एक ही बिल्डिंग में हो गए या एक सिटी में या 50 किलोमीटर में। पर ये तो बताओ कौन सा ऑफिस मेन है कौन सा सेकंड ऑफिस है, तो मेन ऑफिस बताना पड़ेगा विच वुड कॉन्स्टिट्यूट हिज प्रोफेशनल एड्रेस, वो उसका प्रोफेशनल एड्रेस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये हम बढ़िया तरीके से, हमारा अभी तक का हो गया प्रोफेशनल एथिक्स, हमने बढ़िया स्टार्टिंग करी और आगे भी ऐसे स्मूथली निकल जाएगा। आप बस फोकस के साथ वर्ड्स को ज़रूर पकड़ें, कौन किसको कर रहा है किसको कर रहा है ना। टू बाय का बहुत ध्यान रखें, जैसे मैं यहाँ वर्ड करूँ ग्रांटेड, जैसे यहाँ पे वर्ड देखें ग्रांटेड टू अ मेंबर, ये अपने नोट्स में ज़रूर मार्क करें। टू है, बाय है, एंड है, फ्रॉम है, क्या है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।